शासन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द कुबेर नाव से हुई है, जिसका अर्थ है परिचालन और संचालन करना या चीज़ों को नियंत्रित करना। सरल शब्दों में शासन का अर्थ है निर्णयन की प्रक्रिया तथा निर्णयन के क्रियान्वयन की प्रक्रिया। संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसे कार्य या शासन करने के तरीके के रूप में परिभाषित करती है। शासन शब्द की अवधारणा सरकार की अवधारणा से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। कुछ विशेषज्ञ शासन को सरकार का कार्यकलाप या सरकार का क्रियात्मक अंग मानते हैं। सरकार की अवधारणा की उत्पत्ति: जब हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना शुरू किया तो अपनी आजीविका के साधनों की रक्षा करने और समूहों के बीच संघर्षों को रोकने की आवश्यकता महसूस हुई। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उभरे वैदिक समाज का उदाहरण लेते हैं तो हमें ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है कि वैदिक समाज के लोगों के लिए पशु आजीविका के प्राथमिक स्रोत थे और वैदिक समाज के लोग अपने पशुओं की रक्षा करने के लिए युद्ध तक करते थे। इसलिए एक प्रासंगिक प्रश्न उभर कर आता है कि क्या इस तरह के संघर्षों की रोकथाम किसी प्रकार के संगठन या नियमों और कानूनों या किसी प्रकार के अधिकार और नियंत्रण के बिना संभव हो सकती है। लोगों ने गोपति नामक एक रक्षक को कुछ मूल्यवान चीज़ें देना शुरू किया और ऐसा रक्षक बदले में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करता था, जिसे आधुनिक युग में हम कानून व्यवस्था कहते हैं। सरकारें सबसे पहले विकसित हुईं क्योंकि लोगों ने पाया कि समूहों में एक साथ रहने पर सुरक्षा आसान थी और यदि वे सभी सहमत थे कि समूह में एक या कुछ के पास दूसरों की तुलना में अधिक शक्ति होनी चाहिए है। सरकार की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत हैं, जैसे बल सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, दैवी अधिकार सिद्धांत और सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। बल सिद्धांत के अनुसार सरकारें शक्ति के माध्यम से बनाई गई विकासवादी हैं। विकासवादी सिद्धांत मानता है कि सरकार परिवार से विकसित हुई है। दैवी अधिकार मानता है कि भगवान ने एक शासक परिवार बनाया है तथा सामाजिक अनुबंध सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति सुरक्षित समाज बनाने के लिए असीमित अधिकारों का त्याग करने के लिए सहमत है। सरकार का समकालीन अर्थ: आधुनिक विश्व में सरकार का अर्थ राज्य की एक मशीनरी या एक उपकरण है जो राज्य की शक्ति का संचालन करता है। इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शामिल होते हैं। सरकार एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और आबादी के लिए कानून और नीतियां बनाने लागू करने की शक्ति वाला एक राजनीतिक संगठन है। इसका उद्देश्य अपने नागरिकों को विनियमित करना, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करना तथा उस समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करना जिस पर वह शासन करता है। सरकार और प्रशासन कभी कभी परस्पर दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि शासन की अवधारणा सरकार से अलग है। सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन में राज्य से परे संस्थानों की भागीदारी शासन को सरकार की अवधारणा से अलग करती है। शासन शब्द की उत्पत्ति: हर्लन क्लीवलैंड ने 1970 के दशक में पहली बार लोक प्रशासन के विकल्प के रूप में शासन शब्द का प्रयोग किया। उनका विचार था कि लोग सीमित सरकार और अधिक शासन चाहते हैं। हाल के दिनों में शासन शब्द ने 1989 से विश्व बैंक द्वारा इसकी वकालत किए जाने के साथ महत्व प्राप्त किया, जिसने विशेष रूप से विकासशील देशों के मामले में विचार के लिए एक नए दृष्टिकोण के रूप में इसे एक अलग संदर्भ में उन्हें पेश किया। इसका अर्थ राष्ट्रों के मामलों के प्रबंधन के लिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग है। शासन का अर्थ: शासन की अवधारणा की विभिन्न संगठनों द्वारा दी गई अलग अलग परिभाषाओं से समझा जा सकता है। शासन की अवधारणा को विभिन्न संगठनों द्वारा दी गई निम्नलिखित परिभाषाओं से समझा जा सकता है। विश्व बैंक के अनुसार जिस तरह से सरकार द्वारा किसी देश के आर्थिक सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग किया जाता है, शासन है। समान तौर पर शासन के 3 अलग अलग पहलू होते हैं। एक राजनीतिक शासन, संसदीय, राष्ट्रपति, सैन्य, आधिकारिक, नागरिक, सत्तावादी या लोकतांत्रिक। दूसरा देश के आर्थिक सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में जिन प्रक्रियाओं या प्राधिकरण का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नीतियों को आकार देने और तैयार करने तथा लागू करने के लिए सरकारों की क्षमता और सामान्य तौर पर सरकारी कार्यों का निर्वहन करने के लिए। ये शब्द आमतौर पर पूरे देश की स्थितियों का वर्णन करते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD
OECD शासन को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अपने संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में एक समाज में राजनीतिक अधिकार का उपयोग और नियंत्रण के प्रयोग के रूप में परिभाषित करता है। OECD प्रशासन के प्रमुख घटकों को निम्न अनुसार निर्धारित करता है। पहला, सरकार की वैधता, सरकार के राजनीतिक और आधिकारिक तत्वों की जवाबदेही, नीति बनाने और सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारों की क्षमता और मानवाधिकारों तथा विधि के शासन का सम्मान। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP शासन को सभी स्तरों पर किसी राज्य के मामले का प्रबंधन करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक प्राधिकरण का प्रयोग के रूप में परिभाषित करता है। यह जटिल तंत्र, प्रक्रियाएं और संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से नागरिक और समूह अपने हितों को व्यक्त करते हैं और अपने कानूनी अधिकारों और दायित्वों का प्रयोग करते हैं, अपने मतभेदों को दूर करते हैं। भारत का योजना आयोग शासन ऐसी सभी प्रक्रियाओं के प्रबंधन से संबंधित है जो किसी भी समाज में उस वातावरण को परिभाषित करती है जिसमें व्यक्तियों को अपनी क्षमता के स्तर को बढ़ाने की अनुमति देता है एवं सक्षम बनाता है तथा अपनी क्षमता का एहसास करने और बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। शासन शब्द की परिभाषा के दो व्यापक तत्व हैं, शक्ति और अधिकार का प्रयोग, प्रक्रिया और संस्थान जिनके द्वारा किसी देश में सत्ता का प्रयोग किया जाता है, कैसे सरकारों का चयन किया जाता है, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाता है, उनकी निगरानी की जाती है, उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मूल्यों, नीतियों और संस्थाओं की एक प्रणाली जिसके द्वारा एक समाज अपने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों को राज्य, नागरिक, समाज और निजी क्षेत्र के भीतर और उनके मध्य अंतरक्रिया के माध्यम से प्रबंधित करता है। वह स्थान जहाँ राज्य के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक कार्यकर्ता निर्णय लेने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं, वह प्रक्रिया जिससे समाज के तत्व शक्ति और अधिकार का प्रयोग करते हैं, सार्वजनिक जीवन, आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित नीतियों तथा निर्णयों को प्रभावित करते हैं और लागू करते हैं। अपने शासनादेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने की शक्ति, सरकार की शक्ति और क्षमता, संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और ठोस नीतियों तथा विनियमों को तैयार करने, लागू करने और प्रवर्तित करने की सरकारों की क्षमता, त्वरित न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और स्वच्छता, सामाजिक और भौतिक संरचना, कानून और व्यवस्था इत्यादि प्रदान करके नागरिकों की सेवा करने की सरकार की क्षमता। शासन की प्रक्रिया में विभिन्न संस्थाएं शामिल होती हैं। औपचारिक सरकार और उसके संस्थानों के अलावा अन्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन यानी NGO, सिविल सोसाइटी, अनुसंधान संस्थान, वित्तीय संस्थान, पैरवी करने वाले, बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मीडिया आदि हैं। ये सभी संस्थान निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। शासन में सरकार, निजी क्षेत्र और समुदाय के सामूहिक प्रयासों को जुटाकर कई कर्ताओं के लिए सरकार का क्षेत्र खोलना शामिल है। उदाहरण के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम, इसका उद्देश्य पोलियो के खिलाफ हर बच्चे का टीकाकरण करना है। हालांकि यह एक सरकारी कार्यक्रम है, इसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक एजेंसियों और निजी क्लिनिकों एवं अस्पतालों द्वारा तथा कई स्थानों तक प्रत्यक्ष नागरिकों की भागीदारी के साथ सभी स्तरों पर लागू किया जाता है। शासन का उद्देश्य न केवल सरकारी प्रयासों के माध्यम से बल्कि निजी संगठनों और समुदायों के प्रयासों से भी अधिक से अधिक लोगों की भलाई सुनिश्चित करना है। प्रासंगिक अर्थ। शासन की अवधारणा का उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शासन का अर्थ उस संदर्भ पर निर्भर करता है कि जिसमें इसका उपयोग किया जा रहा है। शासन शब्द की विभिन्न प्रासंगिक व्याख्याएं। न्यूनतम राज्य के रूप में शासन, इस अर्थ में शासन सार्वजनिक हस्तक्षेप की सीमाओं और स्वरूप को परिभाषित करता है। इस संदर्भ में शासन नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में निजी क्षेत्र को प्रमुख भूमिका प्रदान करता है। सरकार की भूमिका को एक सर्वव्यापी इकाई के बजाय एक समर्थक या सुविधा प्रदाता के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया है। निजीकरण पर अधिक जोर देने के कारण सरकार का आकार छोटा हो गया है। निगमीय या कॉर्पोरेट शासन के रूप में शासन, इस संदर्भ में शासन उस प्रणाली को संदर्भित करता है जिसके द्वारा संगठनों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। शासन की भूमिका न केवल कंपनी के व्यवसाय को चलाने से संबंधित है बल्कि प्रबंधन के कार्यकारी कार्यों की देखरेख और नियंत्रण करने तथा पर्याप्त जवाबदेही और नियामक ढांचे को सुनिश्चित करने के साथ उद्यम को समग्र दिशा देने के साथ भी है। नवलोक प्रबंधन के रूप में शासन, इस संदर्भ में शासन का उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासन को बाजार आधारित दक्षता, अर्थव्यवस्था और प्रभावशीलता यानी 3E's के 3 प्रमुख लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध बनाना है। सामाजिक संतांत्रिक साइबरनेटिक्स सामाजिक संतांत्रिक यानी साइबरनेटिक्स
प्रणाली के रूप में शासन। इस संदर्भ में शासन वह प्रतिरूप या संरचना है जो किसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली में सभी शामिल संस्थाओं के अंतःक्रियात्मक हस्तक्षेप के प्रयासों के सामान्य परिणाम या निर्णय के रूप में उभरती है। इस प्रक्रिया को किसी एक कर्ता या विशेष रूप से कर्ताओं के समूह तक सीमित नहीं किया जा सकता। नीतिगत परिणाम केंद्र सरकार की कार्रवाइयों का परिणाम नहीं है। सरकार एक कानून पारित कर सकती है, लेकिन बाद में यह स्थानीय सरकार स्वस्थ अधिकारियों, स्वैच्छिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के साथ अंतःक्रिया करती है और बदले में वे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। सामाजिक साइबरनेटिक दृष्टिकोण शासन को शासन के संवादात्मक सामाजिक राजनीतिक रूपों के परिणाम के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण एक केंद्रीय कर्ता द्वारा शासन करने की सीमाओं पर प्रकाश डालता है और दावा करता है कि अब एक भी संप्रभु प्राधिकरण नहीं है, बल्कि प्रत्येक नीति क्षेत्र के लिए विशिष्ट संस्थाओं की बहुलता है। इन सामाजिक राजनीतिक प्रशासनिक संस्थाओं के बीच परस्पर निर्भरता ने सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया है। स्वसंगठित नेटवर्क के रूप में शासन। इस संदर्भ में शासन सरकार, निजी क्षेत्र और स्वैच्छिक एजेंसियों के संयोजन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बराबर है। यह मॉडल पदानुक्रम के बजाय नेटवर्क और सहयोगी सरकार द्वारा संचालित होता है। यह तीन संस्थाओं यानी राज्य, बाजार और नागरिक समाज के बीच क्षैतिज संबंधों पर जोर देता है। नेटवर्क सामाजिक समन्वय और अंतर संगठनात्मक संपर्क के प्रबंधन का एक व्यापक रूप है और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के प्रबंधन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया में मानव विकास पर एक रिपोर्ट 1999 में शासन के 3 आयामों की परिकल्पना करती है जो मानव विकास में सहायक सिद्ध होता है। यह 3 आयाम राजनीतिक शासन, आर्थिक शासन और नागरिक शासन है। राजनीतिक शासन की विशेषताएं बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में भागीदारी के साथ नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, शक्तियों के संवैधानिक पृथक्करण द्वारा संरक्षित एक निष्पक्ष न्यायपालिका, सरकार की किसी भी शाखा द्वारा संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जाना, निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही, न्याय तक सभी नागरिकों को पूर्ण पहुँच जो त्वरित और वहनीय हो, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना, राज्यों के भीतर और उनके बीच शांति और सामंजस्य बनाए रखना। आर्थिक शासन यह आर्थिक प्रक्रियाओं के समान परिणाम करता है। आर्थिक शासन यह आर्थिक प्रक्रियाओं के समान परिणाम चाहता है। सरकार को उन आर्थिक नीतियों का चयन करना चाहिए जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दें और समाज के सबसे गरीब वर्गों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद हों। आर्थिक शासन की विशेषताएं: एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक की मदद से संतुलित बजट, कम मुद्रास्फीति और स्थिर विनिमय दर की विशेषताओं से युक्त समष्टि आर्थिक स्थिरता, लोगों के लिए संपत्ति के अधिकारों की गारंटी, प्रगतिशील कर और सब्सिडी, बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित पेयजल, पर्याप्त पोषण, परिवार नियोजन सेवाएं और गरीबों के लिए सूक्ष्म ऋण योजनाएं जैसे सामाजिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन आदि, पर्याप्त रोजगार सृजन, गरीब वर्गों के लिए कुशल और सुरक्षित सब्सिडी, ऋण और भूमि तक समान पहुंच। नागरिक शासन के मूल में निम्नलिखित बुनियादी चिंताओं को दूर करने के लिए अनौपचारिक संरचना और प्रक्रियाओं का निर्माण करके अपने जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता में सुधार करने के लिए लोगों का दृढ़ संकल्प और स्वयं द्वारा शुरुआत है। बुनियादी मानवाधिकारों, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों की रक्षा करना, सभी के लिए मौलिक राजनीतिक, आर्थिक और मानवाधिकारों को सुरक्षित करना। उपरोक्त व्याख्याओं से स्पष्ट है कि शासन की अवधारणा प्रकृति में बहुत गतिशील और विकसित होती रही है। इसका तात्पर्य है नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य के कार्य पद्धति का ध्यान रखना, नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, सभी नागरिकों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को समृद्ध बनाना और बेहतर बनाना, शासन प्रणाली को संस्थागत बनाना। शासन के मुख्य पहलुओं में सुशासन, जवाबदेही, पारदर्शिता, नागरिक केंद्रित शासन, नागरिक घोषणा पत्र, शिकायत निवारण तंत्र, शासन की प्रक्रिया में मीडिया की भूमिका, शासन की प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका और ई गवर्नेंस शामिल है। इन पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे शासन, कौटिल्य के विचार
सुशासन की अवधारणा भारतीय सभ्यता के लिए नई नहीं है। कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में शासक के सबसे महत्वपूर्ण गुण का उल्लेख किया है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है, उनके कल्याण में ही उसका कल्याण है। वह केवल उन बातों को अच्छा नहीं मानेगा जो उसे प्रसन्न करती हैं, बल्कि उन विषयों पर भी ध्यान देगा जो उसकी प्रजा के लिए लाभकारी हैं। यह विचार अनिवार्य रूप से शासन की योजना में लोगों के कल्याण के महत्व को दर्शाता है। सुशासन का उदय। प्राचीन काल से राज्य ने विकास, देश की संप्रभुता की रक्षा, कानून व्यवस्था संबंधित कार्य किए हैं। धीरे धीरे इन कार्यों में वृद्धि होने लगी और ये इतना विशाल हो गया कि इसने एक नागरिक के जीवन के सभी पहलुओं को समाहित कर लिया। इस प्रकार यह एक लेवीथान यानी शक्तिशाली समूह बन गया। यह इन सभी कार्यों से बोझिल हो गया जो समय के साथ केवल तीव्रता और घनत्व में बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप राज्य इन सभी कार्यों को स्वयं करने में असमर्थ था। इसके परिणाम स्वरूप शासन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे सामाजिक आर्थिक विकास की अपेक्षा या अनदेखी की गई। प्रशासन दूर से कार्य करता था जो लोगों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं के लिए दुर्गम और अनुत्तरदायी था। इस तरह की स्थिति ने शासन सुधारों पर तत्काल ध्यान देने की मांग की और इस पृष्ठभूमि में सुशासन की अवधारणा उभरी। वैश्वीकरण के कारण बल 1980 के दशक के उत्तरार्ध में जैसे जैसे वैश्वीकरण की जड़ें गहरी होने लगीं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने विकासशील देशों की शासन प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। इनमें लोगों को जानकारी की अनुपलब्धता, जवाबदेही की कमी, सार्वजनिक क्षेत्र का खराब प्रबंधन और उचित कानूनी ढांचे की कमी शामिल है। सुशासन की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई है और इस विश्वास में निहित है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक संसाधनों और निर्णय लेने का प्रभावी तथा जिम्मेदार प्रबंधन आवश्यक है। सुशासन की अवधारणा को पहली बार 1980-90 के दशक के अंत में प्रमुखता मिली जब विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सतत विकास को प्राप्त करने और गरीबी उपशमन के महत्व पर जोर दिया। इसके बाद यह विशेष रूप से विकासशील देशों में विकास पहलों और सुधारों में एक प्रमुख केंद्र बन गया। सुशासन को भ्रष्टाचार, असमानता और मानवाधिकार के हनन जैसे मुद्दों को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है और इसे नागरिक के कल्याण और स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक घटक माना जाता है। शासन शब्द से पहले अच्छा शब्द का प्रयोग का क्या उद्देश्य है? शासन शब्द से पहले अच्छा का उपयोग वांछित गुण या विशेषताओं का एक समूह है जो सार्वजनिक संसाधनों और निर्णय लेने के प्रभावी और जिम्मेदार प्रबंधन के लिए आवश्यक माना जाता है। शासन से पहले अच्छे का उपयोग करने का सार इस बात पर जोर देता है कि शासन के सभी पहलू समान रूप समान नहीं है। शासन के बीच एक अंतर है जो प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है और शासन जो कि भ्रष्ट, अपारदर्शी या जनता के प्रति अनुत्तरदायी है। एक संशोधक के रूप में अच्छे का उपयोग उसके सुशासन की अवधारणा शासन में उच्च मानकों और सर्वोत्तम पद्धतियों के महत्व पर जोर देता है और मौजूदा शासन प्रणालियों के प्रदर्शन तथा प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए एक मानदंड के रूप में कार्य करती है। इसलिए अच्छे का प्रयोग उन सिद्धांतों और विशेषताओं को उजागर करने के लिए है जिन्हें प्रभावी और जिम्मेदार शासन के लिए आवश्यक माना जाता है। सुशासन को इस प्रकार उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और निर्णय लेने में भागीदारी को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के साधन के रूप में देखा जाता है कि शक्ति और निर्णय लेने वाले प्राधिकरण का वितरण निष्पक्ष और न्यायसंगत है। विश्व बैंक के अनुसार सुशासन औपचारिक सरकार से परे जाकर लोक प्रशासन के दायरों को व्यापक बनाने का एक प्रयास है। दूसरे शब्दों में, सरकार को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, जवाबदेह और लोकतांत्रिक बनाने के लिए यह एक व्यापक सुधार रणनीति है। निजी क्षेत्र को विनियमित करना और नागरिक समाज के संस्थानों को मजबूत करना, यह शासन का गुणात्मक आयाम है। यह सार्वजनिक प्रबंधन की दक्षता संबंधी चिंताओं और शासन की जवाबदेही संबंधी चिंताओं का एक संयोजन है। ये सुशासन की बुनियादी विशेषताओं को इस प्रकार रेखांकित करता है। पहला, अभिव्यक्ति एवं जवाबदेही, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्थिरता शामिल है। सरकार की प्रभावशीलता, जिसमें नीति निर्माण और सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता शामिल है। नियामक ढांचे की गुणवत्ता, विधि का शासन, जिसमें संपत्ति के अधिकारों की रक्षा शामिल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार पर अंकुश। सुशासन की विशेषताएं। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र
आर्थिक और सामाजिक आयोग UNESCAP के अनुसार सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएं हैं। यह भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी एवं कुशल, न्याय संगत और समावेशी होने के साथ साथ विधि के शासन का अनुकरण करता है। यह विश्वास दिलाता है कि भ्रष्टाचार को कम से कम किया जा सकता है। इसमें अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाता है और निर्णय लेने में समाज में सबसे कमज़ोर लोगों की आवाज़ सुनी जाती है। ये समाज की वर्तमान एवं भविष्य की ज़रूरतों के लिए भी उत्तरदायी है। इन विशेषताओं को समझ सकते हैं। भागीदारी, पुरुषों और महिलाओं दोनों की भागीदारी सुशासन की प्रमुख आधारशिला है। भागीदारी या तो प्रत्यक्ष या वैध मध्यवर्ती संस्थानों या प्रतिनिधियों के माध्यम से हो सकती है। यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का यह अर्थ नहीं है कि निर्णय लेने में समाज में सबसे कमज़ोर लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाए। इसका अर्थ है एक ओर संगठन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी ओर एक संगठित नागरिक समाज। भागीदारी को सूचित और व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में 14 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधि हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान के परिणाम स्वरूप समाज के इन कमज़ोर वर्गों का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। MyGov इन केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन मंच नागरिकों को सरकार की नीतियों के संबंध में अपनी राय दर्ज करने का अवसर प्रदान करता है। यह पूर्व विधायी परामर्श नीति सुनिश्चित करती है कि नागरिक सरकार के विधायी मसौदा प्रस्तावों पर अपनी राय दर्ज कराएं। कानून का शासन, सुशासन के लिए निष्पक्ष कानूनी ढांचे की आवश्यकता होती है जो निष्पक्ष रूप से लागू किए जाते हैं। इसके लिए मानव अधिकारों के पूर्ण संरक्षण की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के। कानून के निष्पक्ष प्रवर्तन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक निष्पक्ष पुलिस बल की आवश्यकता होती है। भारत में पहल अनुच्छेद 39A के तहत भारतीय संविधान विशेष रूप से समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। इस प्रावधान को प्रभावी करने के लिए संसद ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम नालसा पारित किया, जो कि यह सुनिश्चित करता है कि गरीबों सहित कमज़ोर वर्गों को उनकी आर्थिक स्थितियों के कारण न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय का मूल संरचना सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कानून का शासन अक्षरशः कायम रहे। पारदर्शिता का अर्थ है कि लिए गए निर्णय और उनका प्रवर्तन इस तरह से किया जाता है कि वे नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जानकारी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होती है और उन लोगों के लिए सीधे पहुंच योग्य है जो ऐसे निर्णयों और उनके प्रवर्तन से प्रभावित होंगे। इसका अर्थ यह भी है कि पर्याप्त जानकारी आसानी से समझने योग्य रूपों में प्रदान किया जाता है। भारत में पहल संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी गतिविधियों से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए एक समर्थकारी के रूप में कार्य करता है। मंत्रालयों और विभागों द्वारा उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी का स्वैच्छिक प्रकटीकरण सरकार के कार्य पद्धति में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। नागरिक अपनी मातृभाषा में सरकारी गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि सूचना के मामले में एक आम आदमी द्वारा आसानी से समझ में आते हैं। अनुक्रियाशीलता, सुशासन के लिए आवश्यक है कि संस्थाएं और प्रक्रियाएं उचित समय सीमा के भीतर सभी हितधारकों को सेवा प्रदान करने का प्रयास करें। सरकार और उसकी एजेंसियों की जवाबदेही शासन की प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास और भरोसे को बढ़ाने में मदद करती है। भारत में पहल केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी एजेंसियों के गैर निष्पादन के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों को एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर हल किया जाए। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 7 से 30 दिनों के भीतर नागरिकों की शिकायतों का समाधान करती है। सरकारी एजेंसियों द्वारा नागरिक घोषणा पत्र की पहल लाभार्थियों की संतुष्टि के उद्देश्य से समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण सुनिश्चित करती है। नागरिकों के प्रश्नों को हल करने के लिए संघ स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा ट्विटर सेवा मंच का उपयोग किया जाता है। आम सहमति उन्मुख, किसी समाज में कई कर्ता और कई दृष्टिकोण होते हैं। पूरे समुदाय के सर्वोत्तम हित में क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर समाज में व्यापक सहमति बनाने के लिए विभिन्न हितों की मध्यस्थता की आवश्यकता होती है।
सतत मानव विकास के लिए क्या आवश्यक है और इस तरह के विकास के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर एक व्यापक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है। यह केवल किसी दिए गए समाज या समुदाय के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों की समझ का परिणाम हो सकता है। भारतीय संदर्भ में संघ और राज्य दोनों स्तरों पर विधायिका सामान्य रूप से समाज को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा, विचार विमर्श और संघर्ष समाधान के लिए एक मंच प्रदान करती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिक समाज के विकास में सहायक रही है। गैर सरकारी संगठन जैसे स्वनियोजित महिला संघ, सेवा, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, प्रथम हेल्पलाइन, एज इंडिया आदि औद्योगिक संघ जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI, एसोसिएटेड चैम्बर्स, भारत के वाणिज्य और उद्योग विभाग, एसोचैम आदि समाज के विभिन्न वर्गों के दबाव समूह सरकार और उसकी एजेंसियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में इस तरह की अंतःक्रिया सरकार की नीति को प्रभावित करने और इसे व्यापक तथा समावेशी बनाने में सहायक रही है। न्याय संगत एवं समावेशी एक समाज का कल्याण ये सुनिश्चित करने पर निर्भर करता है कि इसके सभी सदस्यों को लगता है कि इसमें उनकी हिस्सेदारी है और वे खुद को समाज की मुख्य धारा के बाहर महसूस नहीं करते। इसके लिए आवश्यक है कि सभी समूह, लेकिन विशेष रूप से कमज़ोर लोगों को अपनी भलाई में सुधार करने या उसे बनाए रखने के अवसर प्राप्त हों। भारत में पहल आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान कमज़ोर वर्गों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सशक्तिकरण में मदद करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 90 करोड़ से अधिक भारतीयों को भोजन का वैधानिक अधिकार देता है। विभिन्न कृषि सब्सिडी ने हमारे कमज़ोर किसानों को कृषि संकट से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद की है। वर्तमान सरकार का मुख्य नारा सबका साथ सबका विकास है, जो शासन की प्रक्रिया के प्रति सरकार के सिद्धांत, मूल्यों और समानता तथा समावेशिता के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। प्रभावशीलता और दक्षता। सुशासन का अर्थ है कि प्रक्रियाएं और संस्थाएं ऐसे परिणाम उत्पन्न करती हैं जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। सुशासन के संदर्भ में दक्षता की अवधारणा में प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग और पर्यावरण की सुरक्षा भी शामिल है। भारत में पहल मनरेगा के तहत पूरे किए गए कार्यों के लिए सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान न केवल संसाधनों का कुशल और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है, बल्कि ठेकेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है। भारत की पंचामृत रणनीति, जिसमें 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य शामिल है, अन्य लक्ष्यों के साथ सतत विकास की दिशा में योगदान करना एक ऐसा कदम है जो प्राकृतिक संसाधनों के कुशल और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करेगा। जवाबदेही सुशासन की प्रमुख आवश्यकता है। न केवल सरकारी संस्थानों बल्कि निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों को भी जनता और उनके संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। कौन किसके प्रति जवाबदेह है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि संगठन या संस्था द्वारा लिए गए निर्णय या कार्यवाही आंतरिक है या बाहरी। सामान्य तौर पर कोई संगठन या संस्था उनके प्रति जवाबदेह होती है जो उसके निर्णयों या कार्यों से प्रभावित होंगे। जवाबदेही को पारदर्शिता और कानून के शासन के बिना लागू नहीं किया जा सकता। समय समय पर स्वतंत्र और मुखर न्यायपालिका, मजबूत और पूर्वानुमेय कानूनी ढांचा, लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसी संस्थाएं, नागरिकों में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता आदि सभी प्रमुख कर्ता, राज्य, बाजार और नागरिक की जवाबदेही समाज शासन की प्रक्रिया में सुनिश्चित करते हैं। सुशासन के स्तंभ लोकाचार यानी नागरिक की सेवा, नैतिकता यानी ईमानदारी, अखंडता, जवाबदेही और पारदर्शिता, समानता, कमजोर वर्गों के लिए सहानुभूति और करुणा के साथ सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, दक्षता, उत्पीड़न के बिना सेवा का त्वरित और प्रभावी वितरण तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT का तेजी से उपयोग करना। नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा संकल्पित सुशासन की बुनियादी विशेषताओं को स्मार्ट शब्द में संक्षेपित किया जाता है, जिसका प्रत्येक अक्षर सुशासन की एक शर्त है। स्मार्ट का तात्पर्य सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी है। दूसरे शब्दों में यह शासन की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शासन के गुणात्मक आश्रय को इंगित करता है। सुशासन का एजेंडा सूचना की स्वतंत्रता, एक मजबूत विधिक प्रणाली और कुशल प्रशासन की समर्थक है, ताकि
वंचित वर्गों के समानता के दावे की मदद की जा सके। लेकिन ये सबसे सफल रहे जब सामाजिक आंदोलनों या राजनीतिक दलों के माध्यम से एक स्पष्टता के साथ मजबूत राजनीतिक लामबंदी का समर्थन किया गया है। सुशासन का अर्थ है सभी 3 क्षेत्रों में अच्छाई लाना। सरकार, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय निगमों सहित कॉरपोरेट जगत। सुशासन विश्वास के साथ एक प्रयास है। लोगों की प्रतिबद्धता लोगों के लिए सबसे अच्छे के लिए एक सामाजिक अनुबंध और समुदाय की सामूहिक चेतना है। जवाबदेही। जवाबदेही किसी के कार्यों, निर्णयों और नीतियों के लिए जवाबदेह जिम्मेदार होने की गुणवत्ता या स्थिति है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों या संगठनों का नैतिक या कानूनी दायित्व कि वे अपने कार्यों की व्याख्या करें और उन्हें सही ठहराएं, और यदि वे अपूर्ण रह जाते हैं तो परिणामों को स्वीकार करें। जवाबदेही को अक्सर पारदर्शिता और सुशासन का एक प्रमुख पहलू माना जाता है। शासन के संदर्भ में उत्तरदायित्व सत्ता के पदों पर उन लोगों की जिम्मेदारी और दायित्व को संदर्भित करता है जो जनता या उच्च अधिकारी के लिए अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन्हें अपने व्यवहार के लिए स्पष्टीकरण और औचित्य प्रदान करना चाहिए और किसी भी गलत कार्य या विश्वास के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि वे उन लोगों के प्रति जवाबदेह हैं जिनकी वे सेवा करते हैं, और यह कि उनके कार्यों के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए एक व्यवस्था है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि सत्ता में बैठे लोग पारदर्शी, जिम्मेदार और नैतिक तरीके से कार्य करते हैं, और यह कि सत्ता के किसी भी दुरुपयोग के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होने के लिए सत्ताधारकों का दायित्व किसी के व्यवहार के लिए नैतिक, नीतिपरक आवश्यकता या कानूनी आवश्यकता से बाहर हो सकता है। यह एक संबंधपरक अवधारणा है क्योंकि यह उन लोगों के बीच संबंधों से संबंधित है जो कोई कार्य करते हैं या सेवा प्रदान करते हैं और जिन पर कार्रवाई या सेवा का प्रभाव पड़ता है। जवाबदेही को वास्तविक बनाने में 2 महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। पहला, यह निर्धारित करना कि किसे किसके प्रति और किसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। दूसरा, संस्थागत तंत्र और प्रोत्साहन मंजूरी संरचनाओं का विकास करना और जिसके आधार पर जवाबदेही का एहसास होता है। उत्तरदायित्व की धारणा में कई तत्व एक साथ आते हैं, जिनमें उत्तरदायित्व कार्यों के औचित्य की आवश्यकता, प्रवर्तन, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यदि कार्य या कार्यों के लिए औचित्य असंतोषजनक पाए जाते हैं और उत्तरदायित्व की मांग जवाब देने के लिए जवाबदेह लोगों की क्षमता इससे भी यह महत्वपूर्ण बात है कि जवाबदेही के लिए पारदर्शिता की आवश्यकता होती है ताकि कार्यों की जांच की जा सके और प्रदर्शन का आकलन किया जा सके। राजनीतिक अधिकारियों की जवाबदेही केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राजनीतिक कार्यपालिका बनाती है। संघ और राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक कार्यपालिका ही वास्तविक कार्यपालिका होती है, जिनके पास नीति निर्माण, विधानों, योजनाओं, कार्यक्रमों के संबंध में व्यापक शक्तियाँ होती हैं। उत्तरदायित्व के बिना ऐसी व्यापक शक्तियाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और लोकतंत्र के पतन का कारण बनती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारी राजनीतिक कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए भारत के लोगों के प्रति जवाबदेह तंत्र। राजनीतिक कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के तंत्र को संस्थागत, गैर संस्थागत, संवैधानिक और गैर कानूनी तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। संस्थागत तंत्र। संसद सत्ता में सरकार की सटीक जवाबदेही के लिए संवैधानिक तंत्र के रूप में कार्य करती है। यह निम्न तरीकों से राजनीतिक अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, जैसे सामूहिक उत्तरदायित्व। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद सामान्य रूप से संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करने में विफल रहने पर लोकसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। ऐसा तंत्र सरकार चलाने वालों द्वारा सत्ता के मनमाने उपयोग पर नियंत्रण रखता है। कार्यपालिका के सामूहिक उत्तरदायित्व का ऐसा ही तंत्र राज्य स्तर पर भी विद्यमान है।
हालांकि संसद के निचले सदन में मजबूत बहुमत वाली सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के इस्तेमाल से नहीं हटाया जा सकता। संसद के निचले सदन में मजबूत बहुमत वाली सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के इस्तेमाल से नहीं हटाया जा सकता। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्रधानमंत्री इस्तीफा मांग सकता है या किसी ऐसे मंत्री को हटाने की सिफारिश कर सकता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा हो। मंत्रियों की ओर से गैर निष्पादन के परिणाम स्वरूप उन्हें उनके संबंधित पद से हटाया जा सकता है। यह तंत्र मंत्रियों की ओर से शक्ति और अधिकार के उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करता है। संसदीय प्रश्न। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से जनता के प्रति राजनीतिक कार्यपालिका को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहरा सकते हैं। प्रश्नकाल विभिन्न मंत्रालयों विभागों के कार्य पद्धति की जांच करने के लिए संसद सदस्यों को एक मंच प्रदान करता है। मंत्रियों की उत्तरदायित्व और जवाबदेही तब सुनिश्चित की जाती है जब उनसे उनके कार्य से संबंधित सवालों का जवाब मांगा जाता है। प्रश्नकाल की उपयोगिता निम्न स्थितियों में देखी जा सकती है। जैसे मुद्रा कांड की उत्पत्ति तत्कालीन संसद सदस्य राम सुभग सिंह द्वारा उठाए गए प्रश्न से हुई थी। उनका सवाल एक अखबार की रिपोर्ट पर आधारित था जो स्पष्ट और कुछ हिस्सों में गलत था। तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी ने बड़े ही साधारण अंदाज में जवाब दिया। इसके बाद राम सुभग सिंह ने जानकारी जुटाई और मामले को आगे बढ़ाया। सरकार के पास जीवन बीमा निगम द्वारा शेयरों की खरीद के बारे में तथ्य सामने लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मामले की जांच के लिए छगला आयुक्त नियुक्त किया गया और अंत में टीटी कृष्णामाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रमंडल खेल घोटाला। क्वीन बैटल रिले को लेकर सवाल लोकसभा के प्रश्नकाल में उठाया गया। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के संयुक्त निदेशक टी.एस. दरबारी और राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष अनिल खन्ना को निलंबित कर दिया गया। संसदीय चर्चा। विभिन्न संसदीय साधन जैसे प्रश्न, वाद विवाद, चर्चा, प्रस्ताव, संकल्प आदि मंत्रियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपकरण हैं। स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पकालिक चर्चा आदि के माध्यम से संसद में सार्वजनिक महत्व के मामलों पर विधायी चर्चाएं उठाई जाती हैं। ऐसी चर्चाओं ने राजनीति के साथ साथ प्रशासनिक कार्यपालिका की जवाबदेही तय करने में तो अपनी उपयोगिता साबित की है। उदाहरण के लिए 1959 में राष्ट्रपति के भाषण की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के विशेष सहायक M.O. मथाई के खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए और अंततः अधिकारी को इस्तीफा देना पड़ा। 1962 में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना के कारण तत्कालीन रक्षा मंत्री V.K. कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा, जिन्हें भारत चीन संघर्ष में हार के लिए जिम्मेदार माना गया था। आम बजट, कटौती प्रस्ताव, अनुपूरक अनुदान आदि सहित वित्तीय मामलों पर चर्चा संसद की समीक्षा और जांच के लिए सभी प्रकार के प्रशासनिक मामले लाती है। वित्त और विनियोग विधेयकों पर बहस के दौरान उजागर की गई मंत्री स्तरीय गतिविधियों की यह वित्तीय परीक्षा सदन को संसाधनों के अपव्यय को रोकने और नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। अनुदान की मांग पर चर्चा भी कुछ हद तक राजनीतिक कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। संसदीय समितियाँ। संसद सरकारी व्यय को नियंत्रित करती है और ये सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक वित्त का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके। ऐसा वित्तीय निरीक्षण एक जटिल और तकनीकी कार्य है, इसलिए वित्तीय समितियां संसद के लिए इस कार्य को सुविधाजनक बनाती हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति जैसी वित्तीय समितियां वित्तीय मोर्चों पर सरकार और उसकी एजेंसियों के प्रदर्शन की जांच करने में सहायक होती हैं। ये समितियां सामान्य रूप से भारत के लोगों और विशेष रूप से संसद के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के एक उपकरण के रूप में कार्य करती हैं। इन समितियों की प्रभावशीलता निम्नलिखित मामलों में देखी जा सकती है। जैसे रक्षा मंत्रालय द्वारा भूमि प्रबंधन। रक्षा मंत्रालय
निम्नलिखित मामलों से समिति की इस तरह की रिपोर्ट न केवल सरकार और उसकी एजेंसियों के प्रदर्शन की जांच के एक उपकरण के रूप में कार्य करती है, बल्कि राजनीतिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए मार्ग भी बनाती है। एक बार इन रिपोर्टों के सार्वजनिक हो जाने के बाद मीडिया, सोशल मीडिया, सार्वजनिक कार्यकर्ता और अन्य हितधारक अधिक जानकारी की मांग कर सकते हैं और एक तरह से सरकार और उसकी एजेंसियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बना सकते हैं। विभागों से संबंधित स्थायी समितियां मंत्रालयों द्वारा अनुदान की मांग की जांच करती हैं। वे विधायी प्रस्तावों और मंत्रालयों से संबंधित मुद्दों की भी जांच करती हैं। इन समितियों की रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों के प्रदर्शन में कमियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी का प्रसार करती हैं। सूचना का ऐसा प्रसार पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जो जवाबदेही के लिए एक पूर्वापेक्षा है। इन समितियों की उपयोगिता निम्नलिखित मामलों में देखी जा सकती है, जैसे रेलवे के लाभांश भुगतान को माफ़ करना, मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 की जांच, चीनी भारतीय विदेश संबंधों पर समिति की रिपोर्ट। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि मेरा मत है कि यह गणमान्य व्यक्ति या अधिकारी शायद भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो यह देखने जा रहा है कि संसद द्वारा मतदान किए गए खर्च संसद द्वारा निर्धारित किए गए खर्चों से अधिक या भिन्न नहीं है। यह विचार सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में कैग के महत्व को दर्शाता है। जवाबदेही और पारदर्शिता जुड़वां हैं, जो हमारी लोकतांत्रिक प्रगति को फलने फूलने और बनाए रखने में मदद करते हैं। इनकी कमी से भ्रष्टाचार और अक्षमता बढ़ती है। इस खतरे को जड़ से खत्म करने में कैग की बड़ी भूमिका है। अंकेक्षण सुशासन का एक शक्तिशाली और अपरिहार्य उपकरण है। लेखा परीक्षा का अभाव या अकुशल लेखा परीक्षा प्रणाली के पतन का निश्चित मार्ग है। यह कैग केंद्रित अनिवार्यताओं को रेखांकित करता है। सार्वजनिक व्यय में गलतियों और फिजूल खर्ची को उजागर करके कैग न केवल यह सुनिश्चित करता है कि सरकार आर्थिक दक्षता के साथ अपने वादे को पूरा करे, बल्कि यह अक्षमता और भ्रष्टाचार को खत्म करने में भी मदद करती है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जो सरकार के वित्तीय प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है। पहला, खातों का अंकेक्षण। केंद्र सरकार के वित्तीय लेन देन और खातों का नियमित और व्यापक अंकेक्षण करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानूनों और विनियमों के अनुपालन में यह किसी भी वित्तीय अनियमितताओं या धन के कुप्रबंधन की पहचान करने में मदद करता है। सार्वजनिक व्यय की जांच। कैग जांच करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों सहित विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक धन कैसे खर्च किया जा रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनका उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है और धन का कोई कुप्रबंधन नहीं है। निष्पादन लेखा परीक्षा। CAG निष्पादन लेखा परीक्षा भी आयोजित करता है, जो सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों की दक्षता, प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था का आकलन करता है। यह उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां सुधार किए जा सकते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। अभिलेखों का निरीक्षण। कैग के पास ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार के किसी भी अभिलेख, खाता बही और दस्तावेजों का निरीक्षण करने की शक्ति है। वे सही और वित्तीय लेन देन विधि के अनुसार किए जा रहे हैं। संसद को प्रतिवेदन देना। कैग अपने निष्कर्षों और सिफारिशों को संसद को रिपोर्ट करता है, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सरकार अपने कार्यों के लिए जवाबदेह है। कैग की रिपोर्ट का व्यापक रूप से मीडिया, जनता और अन्य हितधारकों द्वारा पालन किया जाता है और इससे महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हो सकते हैं। CAG के कुछ कार्य इस प्रकार हैं। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामला, मुंबई में आदर्श घोटाला। कुल मिलाकर कैग की भूमिका यह सुनिश्चित करने में मदद करना है कि सरकार सार्वजनिक धन का उपयोग एक जिम्मेदार और जवाबदेह तरीके से कर रही है। स्वतंत्र लेखा परीक्षा करके और अपने निष्कर्षों की सूचना देकर कैग सरकारी कार्यों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बनाए रखने में मदद करता है। न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका व्यक्तियों, सरकार एवं व्यक्तियों के बीच और सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच विवादों का अंतिम मध्यस्थ है। भारत में न्यायपालिका के पास असंवैधानिक या मौलिक अधिकारों के उल्लंघनकारी कानून और
कार्यकारी कार्रवाइयों की समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने की शक्ति है। इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि सरकार संविधान और भारत के नागरिकों के प्रति जवाबदेह है। न्यायपालिका कार्यकारी और विधायी अंगों की शक्ति पर एक स्वतंत्र नियंत्रण के रूप में कार्य करके सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि सरकार अपनी सीमाओं के भीतर कार्य करती है। कुछ तरीके जिनसे न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करती है वे इस प्रकार हैं। न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है जो इसे कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करने की अनुमति देती है। यह कोई कानून या सरकार की कार्रवाई असंवैधानिक पाई जाए तो न्यायपालिका इसे रद्द कर सकती है, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि सरकार संविधान की सीमा के भीतर कार्य करे। रिट की अधिकारिता। RS कोएल्हो केस 2007 में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा से कोई व्यापक प्रतिरक्षा नहीं हो सकती। इस मामले में अदालत ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक मूल विशेषता है और इसे 9वीं अनुसूची के तहत एक कानून जोड़कर दूर नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची के तहत रखे गए कानून यदि वे अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 या संविधान के मूल ढांचे के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है। IR कोएल्हो केस 2007 में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा से कोई व्यापक प्रतिरक्षा नहीं हो सकती। इस मामले में अदालत ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक मूल विशेषता है और इसे 9वीं अनुसूची के तहत एक कानून जोड़कर दूर नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची के तहत रखे गए कानून यदि वे अनुच्छेद 15, 19, 21 या संविधान के मूल ढांचे के 14, 15, 19, 21 या संविधान के मूल ढांचे के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है। रिट की अधिकारिता। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और विधि के शासन को लागू करने के लिए न्यायालय के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध और उत्प्रेषण जैसी रिट जारी करने की शक्ति है। इन रिटों का उपयोग करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली मनमानी कार्रवाइयों को रद्द कर सकते हैं। प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा। न्यायपालिका प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा कर सकती है और सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहरा सकती है। यदि कोई सरकारी कार्रवाई मनमाना, अनुचित या कानून का उल्लंघन करती हुई पाई जाती है तो न्यायपालिका ये सुनिश्चित करते हुए कि सरकार एक जिम्मेदार और जवाबदेह तरीके से कार्य कर रहे इसे अमान्य घोषित कर सकती है। हमारी उच्च न्यायपालिका कानून की उचित प्रक्रिया की शक्ति से युक्त है। इस शक्ति का प्रयोग करके न्यायपालिका उन प्रशासनिक निर्णयों को निष्प्रभावी कर सकती है जो संविधान की भावना के विरुद्ध जाते हैं। जनहित याचिका। न्यायालय के पास जनहित याचिकाओं पर विचार करने की शक्ति है जो जनहित की रक्षा करने वाले व्यक्तियों या संगठनों द्वारा की गई कानूनी कार्रवाइयाँ हैं। ये मुकदमे ये सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सरकार पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्य करे तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 में न्यायमूर्ति PN भगवती ने SP गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में जनहित याचिका के आंदोलन के एक नए युग की शुरुआत की। इस मामले में यह माना गया कि सार्वजनिक या सामाजिक कार्रवाई समूह का कोई भी सदस्य सद्भावना से कार्य कर रहा है
वे उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत के रिट क्षेत्राधिकार को कानूनी उल्लंघन के खिलाफ निवारण की मांग कर सकता है, या व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकार जो सामाजिक या आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्यायालय से संपर्क नहीं कर सकते। इस फैसले ने जनहित याचिका को सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रवर्तन के लिए एक शक्तिशाली हथियार बना दिया, जहां कार्यकारी कार्रवाई या गैर कानूनी कार्य के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक आघात लगी। परिणाम स्वरूप भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी उपभोक्ता समूह या सामाजिक कार्य समूह अब देश के सर्वोच्च न्यायालय में उन सभी मामलों में कानूनी उपचार की मांग कर सकता है जहां आम जनता या जनता के एक वर्ग के हित दांव पर हो। उच्च न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा की संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करके सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक कार्यपालिका संवैधानिक सीमाओं को पार न करे। शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों में मनमानी और अधिनायकवादी प्रकृति को उच्च न्यायपालिका द्वारा उत्कृष्ट मूल ढांचा सिद्धांत का उपयोग करके सुशासन के मानदंडों को नष्ट करने से पहले नियंत्रित और रोका जाता है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके राजनीतिक कार्यपालिका की जवाबदेही को सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है। न्यायपालिका कार्यकारी और विधायी शाखाओं की शक्ति पर एक स्वतंत्र निरोध के रूप में और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करके तथा सरकार को संविधान की सीमा के भीतर संचालित करना सुनिश्चित करके भारत में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोकपाल भारत में एक भ्रष्टाचार विरोधी प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी है, जिसे 2013 के लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, जिसका मुख्य कार्य भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और मुकदमा चलाकर सरकार में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। लोकपाल सेवकों, निर्वाचित अधिकारियों और नौकरशाहों के कार्यों पर एक निगरानी के रूप में कार्य करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में केंद्र में लोकपाल का प्रावधान, जिसके पास संसद के सभी सदस्यों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। लोकायुक्त के कार्य लोकपाल के समान होते हैं, लेकिन वे राज्य स्तर पर कार्य करते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यालय किसी भी सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का निस्तारण करता है, और इसमें उचित सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है। लोकपाल और लोकायुक्त दोनों सरकार और उसके कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटते हैं। वास्तव में वे जांच भी करते हैं, और ऐसी जांच के निष्कर्षों के आधार पर वे सुनवाई करते हैं। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों को छोड़कर, जब तक कि लोकपाल की पूर्ण न्यायपीठ कम से कम 2/3 सदस्य एक जांच को मंजूरी नहीं देते। यह कई प्रमुख कार्यों के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। शिकायतें प्राप्त करना और जांच करना। लोकपाल जनता से भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त करता है, जिसमें गुमनाम शिकायतें भी शामिल हैं, और यह निर्धारित करने के लिए उनकी जांच करता है कि कहीं कोई अन्याय तो नहीं हुआ। भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा चलाना। लोकपाल के पास भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवकों और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की शक्ति है। जुर्माना लगाना। लोकपाल भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने वालों पर जुर्माना और कारावास से जुर्माना लगा सकता है। नीतिगत बदलावों की सिफारिश। लोकपाल भ्रष्टाचार को रोकने और जवाबदेही में सुधार करने में मदद के लिए सरकार को नीतिगत बदलावों की सिफारिश कर सकता है। जन जागरूकता का निर्माण। लोकपाल भ्रष्टाचार और जवाबदेही के महत्व में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है, और इन मूल्यों को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ सकता है। लोकपाल की स्थापना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम रही है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने भ्रष्टाचार के कभी न खत्म होने वाले खतरों से निपटने और प्रधानमंत्री सहित सरकार में उच्च अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक उत्पादक साधन की पेशकश की है।
अन्य संस्थानों जैसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास भी मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमा चलाने की शक्तियां हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की भूमिका पर अक्सर सवाल उठाया जाता है, क्योंकि ये स्वयं राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करती है और इसमें स्वतंत्रता का अभाव है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता भी कहा था, जो केंद्र के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है और आवश्यक स्वायत्तता का अभाव है। संस्थागत तंत्र की सीमाएं, समूह, संसद और इसकी समितियों की सीमाएं। आम आदमी का निकाय। जब सरकार और उसकी एजेंसियों के कार्य पद्धति की बात आती है तो सांसद विशेषज्ञ नहीं होते। विशेषज्ञता और सचिवीय सहायता की कमी के कारण संसद में सांसदों द्वारा उठाए गए मुद्दे अक्सर सामान्य प्रकृति के होते हैं, जो सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं। बढ़ा हुआ अपराधीकरण। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 17वीं लोकसभा के 43% सदस्यों का आपराधिक इतिहास रहा है। हाल के दिनों में संघ और राज्य दोनों स्तरों पर अपराधीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण न केवल देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को खतरे में डालता है, बल्कि सुशासन के सिद्धांतों के भी खिलाफ जाता है। अगर कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वाले बन जाते हैं तो उनसे सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने की उम्मीद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कार्यकारी प्रभुत्व। सरकार की कार्यकारी शाखा के पास संसद पर बहुत अधिक शक्ति और प्रभाव है। यह संसद की सरकार को जवाबदेह ठहराने की क्षमता को सीमित कर सकता है, क्योंकि कार्यपालिका अपने कार्यों की जांच करने के प्रयासों का विरोध या अवरोध करने में सक्षम हो सकती है। सत्तारूढ़ दल। अक्सर संसद में एक स्वस्थ बहुमत वाला सत्तारूढ़ दल होने से यह सरकार को जवाबदेह बनाने में संसद की क्षमता की ओर ले जाता है। सत्तारूढ़ दल से संबंधित सांसदों के रूप में पार्टी व्हिप द्वारा उन्हें दिए गए सार्वजनिक निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। यह संसद में बहस और चर्चाओं की गुणवत्ता में गिरावट के प्राथमिक कारणों में से एक रहा है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस, चर्चा और विचार विमर्श अक्सर ओछी राजनीति से उपजे व्यक्तिगत हमलों में उलझ जाते हैं। ऐसे माहौल में कार्यपालिका की सटीक जवाबदेही के लिए सांसदों की प्रभावशीलता पर गंभीरता से सवाल उठाया जाता है। राजनीतिक ध्रुवीकरण संसद की सरकार को प्रभावी रूप से जवाबदेह ठहराने की क्षमता को सीमित कर सकता है। जब राजनीतिक दल विभाजित होते हैं तो संसद के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति तक पहुंचना और सरकार को जवाबदेह ठहराना मुश्किल हो जाता है। जांच समिति की शक्तियां। कुछ मामलों में संसद के पास सरकार के कार्यों की जांच करने की कानूनी शक्तियां नहीं हो सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में सरकार अक्सर संसद को महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने से रोकती है या जानबूझकर देरी करती है। यह संसद की सरकार को जवाबदेह ठहराने और उसके कार्यों के बारे में जानकारी को उजागर करने की क्षमता को सीमित कर सकता है। विचार विमर्श के लिए सीमित समय। संसद वर्ष में सीमित समय के लिए ही बैठती है और उसके सदस्य अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं। इससे उनके लिए सरकार के कार्यों पर ज़्यादातर नज़र रखना मुश्किल हो जाता है। संसद के पास चर्चा और बहस के लिए सीमित समय होता है। आज़ादी के बाद से संसद के सत्रों के औसत समय में गिरावट आई है। यह सीमित समय भी कभी कभी व्यर्थ हो जाता है जब सदस्य सदन में हंगामे और व्यवधान का सहारा लेते हैं। सदन में व्यवधान, नारेबाजी और मर्यादा का उल्लंघन संसद में आदर्श बनता जा रहा है। इस तरह के मानदंड सदस्यों के लिए सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना मुश्किल बना रहे हैं। नौकरशाही विलंब। नौकरशाही देरी के परिणाम स्वरूप अक्सर संसद सरकार को समय पर जवाबदेह नहीं ठहरा पाती। समितियों की अपर्याप्त शक्तियाँ। सरकार के कार्य पद्धति की जांच करने वाली संसदीय समितियों के पास अक्सर अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ नहीं होती। ज़्यादातर परीक्षण का कार्य समितियाँ करती हैं, यानी उनका कार्य सरकार या उसकी एजेंसियों के गलत होने के बाद होता है। उदाहरण के लिए लोक लेखा समिति, जिसे शक्तिशाली संसदीय समिति माना जाता है, व्यय की वैधता की जांच उसके होने के बाद ही करती है और उसके पास सरकार की ओर से किसी भी आर्थिक गड़बड़ी को रोकने की शक्ति नहीं होती।
समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को शायद ही कभी सार्वजनिक किया जाता है। समितियों के सदस्य अक्सर संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता का पालन करते हैं जो सरकार को जवाबदेह ठहराने के उद्देश्य से को पराजित करती है। विपक्षी एकता का अभाव। संसद में विपक्षी दल अक्सर महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक साथ आने में विफल रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी विपक्ष जवाबदेही का अभाव होता है। जन जागरूकता का अभाव। आम जनता अक्सर संसद के कार्य पद्धति और सरकार को जवाबदेह ठहराने में इसकी भूमिका से अनभिज्ञ होती है। इसके परिणामस्वरूप संसद पर अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सार्वजनिक दबाव की कमी होती है। जानकारी का अभाव। सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए संसद में सरकार आवश्यक जानकारी का अभाव होता है। संसद सरकार को पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है और अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर जानकारी को रोक सकती है। पारदर्शिता की कमी। सरकारी कार्यों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कारण संसद के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराना मुश्किल हो जाता है। मंत्रिमंडल की बैठकों के कार्यव्रत को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जाता और मंत्री गोपनीयता की शपथ से बंधे होते हैं। सीएजी की सीमाएं। राजनीतिक प्रभाव। कैग राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं है क्योंकि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। यह संस्था की स्वतंत्रता और सीएजी द्वारा किए गए अंकेक्षण को प्रभावित करने वाले राजनीतिक प्रभाव की संभावना के बारे में चिंता पैदा करता है। प्रदर्शन शक्तियों का अभाव। कैग केवल अंकेक्षण कर सकता है और संसद या राज्य विधानसभाओं को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन इसके पास अपनी सिफारिशों को लागू करने या अनियमित अथवा व्यर्थ व्यय के रूप में पहचान की गई राशि को वसूलने के लिए कोई प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं हैं। यह कैग के अंकेक्षण के प्रभाव को सीमित करता है और संस्था के लिए सरकार में जवाबदेही को लागू करना मुश्किल बनाता है। समय अंतराल। एक लेखा परीक्षा के पूरा होने और संसद या राज्य विधानमंडल की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बीच का समय पर्याप्त हो सकता है। लेखा परीक्षा के निष्कर्षों को सार्वजनिक किए जाने तक यह समय अंतराल इसके प्रभाव को कम प्रासंगिक बना देता है। लेखा परीक्षा का सीमित दायरा। कैग द्वारा किए गए लेखा परीक्षा का दायरा वित्तीय अनियमितताओं तक सीमित है। जैसे संस्थान के पास निष्पादन लेखा परीक्षा करने का अधिकार नहीं है, जो इसे सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की दक्षता और प्रभावशीलता का आकलन करने की अनुमति देगा। संसाधन की कमी। कैग को जनशक्ति और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में संसाधन की कमी का सामना करना पड़ता है, जो संस्था द्वारा आयोजित लेखा परीक्षा की गुणवत्ता और गति को प्रभावित कर सकता है। न्यायपालिका की सीमाएं। संक्षेप सूची का अतिप्रजन। भारतीय न्यायपालिका को मामलों के भारी बैकलॉग का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मामलों में देरी होती है। यह सरकार और उसकी एजेंसियों के कार्यों के खिलाफ समय पर प्रभावी न्याय प्रदान करने की न्यायपालिका की क्षमता को सीमित कर सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और सरकार सबसे बड़ी वादी है। संसाधनों की कमी। भारतीय न्यायपालिका में अक्सर कम धन और कर्मचारियों की कमी होती है, जो इसके जनादेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप मामलों के समाधान में देरी और लंबित मामलों का बैकलॉग हो सकता है। विशेष रूप से जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा समय से पीछे चलता है। न्यायपालिका में सभी स्तरों पर रिक्तियाँ काफ़ी अधिक हैं, जो न्यायपालिका की प्रभावी ढंग से न्याय देने और सरकार की जवाबदेही ठहराने की क्षमता को सीमित करती हैं। सीमित क्षेत्राधिकार। भारतीय न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र सीमित है और वह विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने में असमर्थ है, जो इन क्षेत्रों में सरकार को जवाबदेह ठहराने की उसकी क्षमता को सीमित करता है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का प्रतिरोध। भारतीय न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का विरोध करती है। कॉलेजियम प्रणाली की अपारदर्शिता, कुछ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में निर्णय, अन्य कारक जिन्होंने सरकार को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने में न्यायपालिका की क्षमता पर सवाल उठाया है। गैर संस्थागत तंत्र। इन तंत्रों का न तो संविधान में उल्लेख है, न ही संसद के कानून द्वारा बनाए गए हैं। ये तंत्र एक लोकतांत्रिक समाज का हिस्सा है, जिनमें प्रेस और मीडिया, सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन आदि शामिल हैं।
प्रेस और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। एक स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता किसी भी लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए अनिवार्य है। ऐसी पत्रकारिता नागरिकों को सरकारी प्रक्रियाओं और कार्यों के बारे में जागरूक करने के लिए सूचनाओं का निष्पक्ष प्रसार सुनिश्चित करती है। निडर पत्रकारिता सत्ता में बैठे लोगों द्वारा की जाने वाली भ्रष्ट गतिविधियों को प्रकाश में लाने में मदद करती है। प्रेस और मीडिया की ऐसी कार्रवाइयाँ राजनीतिक कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक प्रभावी साधन सिद्ध होती हैं। खोजी पत्रकारिता मीडिया द्वारा भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करने और न्याय के लिए जिम्मेदार लोगों को लाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह जनता के लिए सूचना के स्रोत के रूप में भी कार्य करता है और यह उन मुद्दों पर प्रकाश डालने में मदद करता है जिन पर अन्यथा ध्यान नहीं दिया जाता। तहलका खोजी पत्रकारिता का मामला, कोलगेट घोटाला आदि। ब्रेकिंग न्यूज मीडिया में सरकारी कार्यों, नीतियों और फैसलों के बारे में खबरें ब्रेक करने की क्षमता होती है जो जनता की राय को प्रभावित कर सकते हैं और जवाबदेही के लिए दबाव बना सकते हैं। संसदीय कार्यवाही का कवरेज मीडिया संसद की कार्यवाही को कवर करता है और आम जनता को बहस तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किए गए निर्णयों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नागरिकों के लिए मंच मीडिया नागरिकों के लिए अपनी शिकायतों, चिंताओं और विचारों को व्यक्त करने तथा सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा मीडिया जनता की समस्याओं और मुद्दों की ओर भी ध्यान आकर्षित कर सकता है और उन मुद्दों को हल करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में खराब रहने की स्थिति का मीडिया कवरेज या स्वच्छ पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की कमी से जागरूकता बढ़ सकती है और सरकारी कार्रवाई हो सकती है। सार्वजनिक विमर्श मीडिया सरकारी नीतियों और कार्यों सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्वजनिक चर्चा और बहस के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह सरकार की खामियों और कमियों को जनता के सामने उजागर करके उसे जवाबदेह बनाने में मदद करता है। भ्रष्टाचार को उजागर करना मीडिया अक्सर सरकार के भीतर भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करता है और इन मुद्दों को सामने लाने में मदद करता है। यह सरकार पर कार्रवाई करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाने में मदद करता है। मीडिया भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की व्यापक कवरेज, सरकार की गतिविधियों के बारे में जनता को सूचित करने और नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में प्रेस और मीडिया की भूमिका की कोई सीमा नहीं है। फेक न्यूज़, पेड न्यूज़, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स, टीआरपी की होड़ अन्य मुद्दों के साथ साथ सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने की प्रेस और मीडिया की क्षमता को कमज़ोर करता है। सार्वजनिक विरोध और प्रदर्शन सरकार के कार्यों या निष्क्रियताओं के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन सरकार को जवाबदेह बनाने के एक प्रभावी उपकरण के रूप में सिद्ध हुए हैं। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में जनता की सामूहिक कार्रवाई की भूमिका दो मामलों में देखी जा सकती है। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार आंदोलन का नेतृत्व, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन 2011 का नेतृत्व, कृषि विरोध 2021, कृषि कानून विरोध 2020-21। हालांकि प्रदर्शनकारियों के बीच अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए हिंसक साधनों का उपयोग करने की एक समान प्रवृत्ति है। हिंसा की ऐसी घटनाएं सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के उद्देश्य से विफल कर देती हैं। प्रशासनिक जवाबदेही